बात करते हैं संपीडिता की। संपीडिता यानी कि इंग्लिश में इसे हम कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे। अब संपीडिता होती क्या है और संपीडिता पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे दो अवस्थाएं हैं, ठोस और तरल, लेकिन तरल में जो दो अवस्था बनती हैं, द्रव और गैस की अवस्था। तो इसमें किसकी संपीडिता ज्यादा है और किसकी संपीडिता कम है। तो आज की क्लास में संपीडिता से आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा। बस आप इतना जरूर कीजिएगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। चलिए अब मैं ज्यादा समय को खराब ना करते हुए सीधे बात पे पहुंचता हूं कि संपीडिता क्या है। तो किसी भी पदार्थ को अगर हम अभी कहें जनरल, किसी भी पदार्थ में बाहरी बलों के अंतर्गत, बाहरी बल कैसे, जैसे हमने लगाया या वायु ने लगाया या किसी और ने लगाया, तो किसी भी पदार्थ में बाहरी बलों के अंतर्गत उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को संपीडिता कहते हैं। उसके आयतन में होने वाले किसे, परिवर्तन को संपीडिता कहते हैं। अब क्या बात हुई भाई कि संपीडिता, आप कह रहे हैं कि संपीडिता कहते हैं, क्या संपीडिता के पीछे कारण क्या है? ऐसी क्या वजह हुई कि संपीडिता उसमें उत्पन्न हो गई और आयतन में परिवर्तन भी हो गया? चलिए खैर अब मैं इसको भी क्लियर करता हूं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है, कि संपीडिता की वजह जो होती है ना, वो पदार्थों के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। यानी कि जितना ज्यादा खाली स्थान होगा तो पदार्थ की संपीडिता भी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब खाली स्थान होगा तभी तो दबाओगे तो उसके आयतन में ज्यादा परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और जो संपीडिता थी उसकी बात को आपको क्लियर करने की थोड़ी सी और कोशिश करता हूं, बहुत बढ़िया करके। तो मेरे पास क्या है, ठीक है, देखिए जो हमारे कहने पदार्थ है, वो पदार्थ कितनी अवस्थाओं में था? तीन अवस्थाओं में था। कौन कौन सी वो तीन अवस्थाएं थी इसकी? एक इसकी ठोस अवस्था थी, दूसरी इसकी, ठीक है, द्रव अवस्था थी, और तीसरी इसकी जो थी वो गैस अवस्था थी। खैर द्रव हो या गैस हो, तो ये जो दो अवस्थाएं आती हैं इन्हें जोड़ के हम पदार्थ की तरल अवस्था कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाहरी बलों के प्रभाव में सबसे ज्यादा, ठीक है, किसके आयतन में परिवर्तन होगा, तो आप किसी प्रयोगशाला में मत जाइए, किसी भी कहीं पे भी आप क्या करें, ठीक है, पदार्थ की दो अवस्थाएं और तीसरी अवस्था भी आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप एक, ठीक है, इस्पात का टुकड़ा लीजिए ठोस के रूप में, ठीक है, आप, ठीक है, एक खाली गुब्बारा लीजिए, ठीक है, जिसमें वायु भरी हो, क्या भरी हो, वायु भरी हो, यूं करके फैला लिया, और एक गुब्बारे में जल भर लेना, एक गुब्बारे में जल भर लेना, ठीक है। तो आपके पास पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मौजूद होंगी, ठोस अवस्था भी, द्रव अवस्था भी और गैस अवस्था भी होगी। तो जब आप इस्पात को बाहरी बल के प्रभाव में दबाएंगे तो वो इस्पात दबेगा नहीं, जब दबेगा नहीं तो फिर उसके आयतन में परिवर्तन भी बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। आप यूं समझ लीजिए, जब आयतन में परिवर्तन होगा ही नहीं तो फिर उसकी संपीडिता भी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप पानी से भरे गुब्बारे को दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो दबेगा तो, लेकिन कम दबेगा। क्या होगा? कम दबेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप गैस यानी कि वायु से भरे गुब्बारे को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा दब जाएगा। क्या होगा? वो ज्यादा दब जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए वायु और द्रव के अणु, तरल के अणु हैं, ये गतिमान होते हैं, ये गतिशील होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। भाई जैसे आप किसी मैदान में 2-4 लोग हो, ठीक है, तो क्या करोगे? उसमें टहल लोगे, घूम लोगे, चल लोगे। और उसी मैदान के अंदर 2000 लोग हो तो आपको चलने फिरने घूमने में क्या आएगी? बहुत परेशानी और
दिक्कत आएगी। तो ठोसों के अणु जो होते हैं वो इतने पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि उनके अंदर जो होता है, ठीक है, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से ठोसों को जब हम बाहरी बल के प्रभाव में क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो ठोस कम दबते हैं और उनके आयतन में परिवर्तन भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से, ठीक है, ठोसों की संपीड्यता जो होती है वो सबसे कम होती है। किसकी? ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है। तो इसमें सबसे कम अगर संपीड्यता की बात करी जाएगी तो आप याद रखेंगे सबसे कम संपीड्यता किसकी होगी? ठोसों की होगी। लेकिन सबसे ज्यादा संपीड्यता की जब आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संपीड्यता, अब मेरे ख्याल से तो आपका दिमाग खुद सोचने लगा होगा कि द्रव और गैस की तुलना में गैसों के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, जिससे गैसों को बाहरी बल के प्रभाव में जब आप प्रेस करेंगे, ठीक है, दबाएंगे, तो वो क्या होंगे? उनके आयतन में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन होगा। इसलिए ये जो गैस होती है, गैस, तो इसकी संपीड्यता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। तो आपने इसमें क्या सीखा कि संपीड्यता जो है वो बाहरी बलों के प्रभाव में, किसमें? पदार्थ के आयतन में होने वाला एक परिवर्तन है। किसके प्रभाव में? बाहरी बलों के प्रभाव में। अब संपीड्यता की वजह क्या होती है? तो आपने संपीड्यता का कारण क्या सीखा है, ठीक है। संपीड्यता की जो मेन वजह होती है वो पदार्थ के अणुओं के बीच की रिक्त स्थान होता है। जितना कम रिक्त स्थान होगा संपीड्यता भी उतनी कम होगी, और जितना ज्यादा रिक्त स्थान होगा तो संपीड्यता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर रिक्त स्थान, ठीक है, आपका कम है तो संपीड्यता कम है, और रिक्त स्थान ज्यादा है तो संपीड्यता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ठोस, द्रव और गैसों में किसकी संपीड्यता सबसे ज्यादा होगी? तो मेरे हिसाब से तो अब आपको पता चल गया होगा कि गैसों की संपीड्यता सबसे ज्यादा होगी और ठोसों की संपीड्यता जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है भाई, तो अब सबसे कम सबसे ज्यादा संपीड्यता की वजह तो हो गई है, लेकिन अब संपीड्यता का घनत्व के साथ क्या संबंध है, अब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि अगर संपीड्यता है तो घनत्व के साथ वो किस प्रकार से निर्भर करती है। तो देखें भाई, ठीक है, संपीड्यता और घनत्व के बीच में रिश्ता क्या है? ठीक है, संपीड्यता और घनत्व के बीच में रिश्ता क्या है? देखिए, घनत्व जो होता है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। अगर द्रव्यमान को कांस्टेंट फैक्टर मान लें, क्या करें? नियत फैक्टर माने किसको? द्रव्यमान को। तो उस वक्त में घनत्व जो होगा वो आपका इरप्रपोर्शनली जो होगा वो आयतन में होगा। किसमें? आयतन में। यानी कि आयतन में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन। लेकिन अब इरप्रपोर्शनली का मतलब क्या है? इरप्रपोर्शनली का मतलब कि ये एक दूसरे के उल्टे व्यवहार में हैं। और एक दूसरे के उल्टा व्यवहार से क्या मतलब आप निकालेंगे? जरा बात को बहुत ध्यान दें। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस के अणु दूर होने की वजह से गैसों की संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है। और संपीड्यता क्या होती है? बाहरी बलों के प्रभाव में उसके आयतन में परिवर्तन। तो गैसों के आयतन में परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। और ठोसों जो थे, हमारे पास पदार्थ की ठोस अवस्था थी, उसकी संपीड्यता सबसे कम थी। संपीड्यता का मतलब कि बाहरी बलों के प्रभाव में उसके आयतन में क्या हो रहा था? परिवर्तन सबसे कम हो रहा था। इसलिए ठोसों का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो जरा खूब अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठोसों का घनत्व, ठीक है, सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि ठोसों की संपीड्यता सबसे कम होती है, उनके आयतन में परिवर्तन सबसे कम होता है। लेकिन हमारा क्या होता है? गैसों का घनत्व सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि गैस जो होती हैं वो क्या करती हैं, ठीक है, बाहरी बल के प्रभाव में अपने आयतन में ज्यादा परिवर्तन कर लेती हैं। तो आयतन में परिवर्तन ज्यादा होने से उनके घनत्व में क्या होगा? वो परिवर्तन कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो गैसों के घनत्व में संपीड्यता से, ठीक है, कम परिवर्तन होता है क्योंकि उसके आयतन में परिवर्तन ज्यादा हो जाता है। और ठोसों में, ठीक है, परिवर्तन आयतन में कम होता है तो उसके घनत्व में परिवर्तन ज्यादा होता है। तो ये बातें आपकी यहाँ पे संपीड्यता से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं कि असंपीड्य क्या होंगे। संपीड्य और असंपीड्य, जैसे सत्य असत्य होते नहीं होते हैं, बिल्कुल। अब संपीड्य का उल्टा
असंपीड्य की जब हम बात करेंगे तो असंपीड्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें जरा सा और देखना पड़ेगा। किसकी तरफ? असंपीड्य की तरफ। तो देखिए भाई, मैं असंपीड्यता की बात कर रहा हूं, तो इसे इंग्लिश में जो कहेंगे इन, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी, सीबिलिटी, इसे इंग्लिश में कहेंगे। थोड़े से बड़े नाम हैं, ठीक है, ढेर सारे अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं, तो ऐसे घबराने की जरूरत थोड़ी है, बोल लेते हैं, टुकड़ों में बोल लेना। इन, COM, कम, प्रेस, PRESS, प्रेस, ठीक है, इबिलिटी, EVILITY, इबिलिटी, ठीक है। तो असंपीड्यता क्या होती है इसको जाने। तो जिस तरीके से अभी संपीड्यता जानी थी वैसे ही असंपीड्यता यानी कि उसके व्युत्क्रम है, ठीक है। तो संपीड्यता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? असंपीड्यता कहलाता है। अब असंपीड्य कौन हुए? यानी कि आप जब बाह्य बल के प्रभाव में किसी तरल को दबाने की कोशिश करें और उसके आयतन में परिवर्तन बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, आयतन में परिवर्तन बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, तो फिर वो द्रव, ठीक है, या वो तरल क्या कहलाएंगे? असंपीड्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंपीड्य कहलाएंगे। यानी कि उनको दबाए जाने पर उनके आयतन में परिवर्तन क्या हो? बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? असंपीड्य तरल कहलाएंगे। तो असंपीड्य की बात भी यहां पे क्लियर हो जाती है। लेकिन अब मैं अगली बात जो आपकी तरफ लेकर चलता हूं वो है तरलों की श्यानता। तरलों की श्यानता। तो श्यानता को जानने के लिए जरा सी हम कोशिश करते हैं कि श्यानता क्या है। श्यानता, श्यानता, इसे इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी, श्यानता क्या होती है? श्यानता से पहले एक बात खूब समझ लेना, ठीक है। कोई भी तरल हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ, जब उसका पिंड बनता है तो उसमें परत के ऊपर परत आती है, तब उसमें परत के ऊपर परत आती है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस अवस्था हो। मान लो कि कोई द्रव की धारा बह रही है, तो क्या द्रव का अणु इतना बड़ा थोड़ी है कि उसके इतना बड़ा अणु है तो उसकी परत इतनी बड़ी होगी? वो तो इतना सा है कि हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो द्रव के अणुओं से मिलकर जो परत बनती है, फिर परत के ऊपर परत और परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जब चढ़ती है तो फिर वो एक द्रव की मोटाई बन जाती है और फिर द्रव धारा, ठीक है, उसके प्रवाह से बह जाती है। अब मैं प्रवाह की बात को लेकर के यहाँ श्यानता की बात क्लियर करना चाहूंगा कि श्यानता क्या है, ठीक है भाई। तो अब हम श्यानता की तरफ बढ़ते हैं, विस्कोसिटी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ श्यानता एक गुण है द्रव का, तरल का एक गुण है। और वो तरल का क्या गुण है? ठीक है, कि ये तरल का वो गुण है जो उसके गाढ़ेपन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? उसके गाढ़ेपन को प्रदर्शित करता है। अच्छा, गाढ़ेपन को प्रदर्शित करने का मतलब कि यानी कि गाढ़ा पदार्थ जो होगा वो कम बहेगा और हल्का पदार्थ जो है वो ज्यादा बहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं दो पदार्थ यहां पे लेता हूं, ठीक है। एक मैंने शहद लिया, शहद, और दूसरा मैंने जल ले लिया, जल। तो ये शहद और ये जो जल है, ये दो द्रव आपके सामने आ गए और बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि शहद जो है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, और जल जो होता है वो बहुत हल्का होता है। इसलिए अगर जल की एक बूंद सतह पर गिर जाए तो वो सतह पर गिर के फैल जाती है और बहने भी लगती है। लेकिन अगर शहद की बूंद, ठीक है, सतह पर गिर जाए तो गाढ़ा होने की वजह से शहद की बूंद बहती नहीं है। अब आप ये चाहते होंगे कि सर यहां पर
समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, तो मैं यहां पर समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर शहद गाढ़ा है और वो जल सतह पर गिरा है, उसके बाद वो बह नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जल जो गिरा है, ठीक है, वो हल्का है और सतह पर गिरने के बाद बह गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो शहद की परतें थी, तो शहद की परतों के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो उसकी परतों की आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा था। उसकी परतों क्या कर रहा था, जो उस परतों के बीच में आपेक्षिक गति हो रही थी, तो उस गति का विरोध कर रहा था, जिसकी वजह से शहद की परतें जो हैं वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी और शहद में गाढ़ापन था, ठीक है। लेकिन जल जो था, ठीक है भाई, तो उसकी परतें फटाफट चल रही थी, तो इसका मतलब उसकी परतों के बीच, ठीक है, जो कारक पैदा हुआ, जो उसकी परतों का विरोध कर रहा था, वो कम कर रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहद, ठीक है, और जल में किसकी श्यानता ज्यादा है। श्यानता का मतलब घर्षण से है। श्यानता मतलब किससे है, श्यानता का मतलब हम किससे लेंगे, घर्षण से। और लेंगे क्या, है श्यानता का मतलब घर्षण। अब घर्षण को जब हम देखेंगे तो आखिरकार ये घर्षण कैसे उत्पन्न हुआ, तो द्रव की या तरल की दो परतों के बीच जब आपेक्षिक गति होती है, तो उस गति का विरोध करने के लिए जो बल उसमें पैदा हो जाता है, जो घर्षण बल उसमें पैदा हो जाता है, जो अवरोधक उसमें पैदा हो जाता है, जो प्रतिरोध उसमें पैदा हो जाता है, वही उसकी श्यानता कहलाता है। वो क्या कहलाता है, उसकी श्यानता कहलाता है। और याद रखेंगे, जितने गाढ़े द्रव होंगे उनकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी, और जितने हल्के द्रव होंगे उनकी श्यानता उतनी ही कम होगी। तो अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी वक्त कोई सवाल आ जाए, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में किसकी श्यानता सबसे ज्यादा होती है, तो आप ठोस को तो अलग ही रख दीजिए, लेकिन द्रव और गैस के बीच में भी, ठीक है, द्रवों में श्यानता, ठीक है, ज्यादा होगी और गैसों में कम होगी। और अगर द्रव द्रव अवस्था है तो उसमें भी आप क्या कार्य करें, ये देख लिया करें छू करके, जो जितना गाढ़ा और चिपचिपा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी, और जो जितना हल्का और रफ होगा, इसमें चिकनाई बिल्कुल ना के बराबर होगी, उसकी श्यानता बहुत कम होगी या फिर शून्य होगी। तो श्यानता भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप श्यानता का उल्टा क्या है, आश्यान। क्या है भाई, आश्यानता, आश्यानता। यहीं पे देखें कि आश्यानता क्या होती है, ठीक है। तो यानी कि जब कोई द्रव प्रभावित हो रहा हो और उस द्रव की परतों के बीच किसी प्रकार का कोई अवरोधक ना हो, यानी कि उसकी परतों के बीच जो आपेक्षिक गति हो रही है उसमें किसी भी तरह का कोई अवरोधक या कोई घर्षण उत्पन्न ना हो, तो फिर, ठीक है, उस गुण को तरल की या पदार्थ की या द्रवों की क्या कहते हैं, आश्यानता कहते हैं। तो आश्यानता, श्यानता, संपीड्य और संपीड्यता, ये चार बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि यही आपकी पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर को भी पैदा करेंगी। तब तक के लिए मैं अगली क्लास में जाऊं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।